हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते। मतलब कि जैसे कोई इनफाइनाइट लेंथ का एक थिन रॉड दिया हुआ है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज लिया, आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, बस उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अंतर पड़ेगा, देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो कोई इनफाइनाइट लेंथ का थिन रॉड है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके चलते किसी डिस्टेंस आर पे मान लीजिए आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद कीजिए इसके पहले सेम काम हम लोग यही काम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर वहां पर क्या था कि हम लोग नॉर्मल एक प्रोसेस एडॉप्ट किए थे। क्योंकि अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पॉइंट चार्ज है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग किसी पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट चार्ज डी क्यू मानते थे, उस पॉइंट चार्ज डी क्यू के चलते छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकालते थे, उसके बाद उसको प्रॉपर लिमिट में एक ऐसा लिमिट हम लोग डिसाइड करते थे सो दैट कि मेरा सारा चार्ज उसमें इंक्लूड हो जाए। उस प्रॉपर लिमिट में फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे, एक लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता था, और फाइनली तब जाके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते थे। आज का क्लास इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, क्योंकि अभी आज भी हम सेम काम करने वाले हैं गॉसेस लॉ की सहायता से, और देखेंगे कि बहुत ही आसानी से उस चीज़ को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग गॉसेस लॉ की सहायता से बहुत आसानी से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट? अब यहाँ पर क्या है कि चार्ज चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का थिन रॉड है, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में हम लोग क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा के टर्म में बात करते हैं। अब किसी पार्टिकुलर इसका लेंथ में कितना चार्ज है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, तो हम लोग लेम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके हर यूनिट लेंथ में चार्ज जो है लेम्डा है, हर यूनिट लेंथ में कहीं भी कितना चार्ज है, लेम्डा है। इसके चलते आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन स्टूडेंट देख लेते हैं, जो कि आसानी से हम लोग देख सकते हैं। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। रेडियली, जैसे सपोज कीजिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का है, थिन रॉड है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके चलते किसी भी पॉइंट पर सपोज कीजिए इसके जस्ट सामने के एक पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो देखिए इसके जस्ट सामने का ये जो छोटा सा जो पॉइंट चार्ज है, इसके चलते आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। इसके जस्ट सामने वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए, देखिए इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो इस तरह से होगा, ये तो इस तरह से होगा। इसके जस्ट जितना ऊपर में यहाँ पर कैलकुलेट किए एक माने एज्यूम किए हैं, उतना ही नीचे यहाँ पर मान लीजिए इस छोटे से पॉइंट चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से मिला दीजिएगा, तो इस तरह से होगा। ये दोनों को जब कंपोनेंट में ब्रेक कीजिएगा तो दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ये इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरह कोई भी पॉइंट चार्ज मानेंगे तो एग्जैक्टली इस सेंटर से जितना इधर माने उतना ही इधर मान लीजिए, सबका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होता चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता चला जाएगा। क्लियर है? सेम इसी तरह किसी भी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आप मानेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइनली इसके चलते इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो लाइन चार्ज है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको तो हम 2D में दिखा रहे हैं, इस प्लेन में दिखा रहे हैं, ये इस तरह से प्लेन में है। इसके चलते किसी भी पॉइंट पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे तो इधर होगा, 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 इस पॉइंट पे तो इधर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो चलिए अब एक चीज तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस लाइन चार्ज के चलते वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अब हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता होगा कि अब क्या है कि हम लोग फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे का कंसेप्ट यूज होता चला जाएगा। अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हम लोग देख चुके हैं डिटेल से, उसका लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो कि हम लोग जस्ट लास्ट क्लास में देखे थे गॉसेस थ्योरम के पहले क्लास में, कि गॉसियन सरफेस कैसे हम लोग चूज करते हैं, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर यूज होगा। जरूरी बात हम आपको रिकॉल कराते चले जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट ये है, गॉसेस लॉ में, गॉसेस लॉ की सहायता से जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी पॉइंट पे, एक बात आपको स्टूडेंट यहाँ पर फिर से क्लियर कर दें,
ऐसा कुछ नहीं है कि गॉसेज लॉ जो है जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हम तभी यूज कर सकते हैं, नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, बॉडी का शेप साइज रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। आप किसी भी स्थिति में गॉसेज लॉ को यूज कर सकते हैं। बस कंसेप्ट है कि कंडीशन जो है कि मेरा सरफेस क्लोज होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम लोग गॉसेज लॉ उसी कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पर, चूंकि गॉसेज लॉ में भी क्या है कि आपका एक ये छोटा सा इंटीग्रेशन ये इन्वॉल्व होता है, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा इस तरह से ये टारगेट होता है कि हम लोग नॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के चलते ही गॉसेज लॉ का यूज करते हैं, वहाँ पे चूंकि आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज गॉसेज लॉ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है नाउ? तो अब क्या है स्टूडेंट कि इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट मेरा ओपन है, अभी तो क्लोज नहीं है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट? क्लोज करना होगा। इस पॉइंट को क्लोज करना होगा, क्योंकि गॉसेज लॉ का कंडीशन है कि पॉइंट शुड बी क्लोज्ड। आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं वो क्लोज सरफेस में होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम क्लोज करेंगे। अब स्टूडेंट क्लोज तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, आप इसको स्फीयर भी बना सकते हैं, इरेगुलर टाइप से कुछ भी एक सेट से इसको क्लोज कर सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकता है। लेकिन अगेन जैसा कि लास्ट क्लास में देखे थे, आपको गॉसियन सरफेस मतलब इसको क्लोज जो करेंगे दैट इज नोन एज, उसी को गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस कैसा लेना है? तो हमारा टारगेट होता है, हमें हमेशा हमारा ये कोशिश होता है कि गॉसियन सरफेस हम इस तरह से सिलेक्ट करें, इस तरह से सिलेक्ट करें कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो गॉसियन सरफेस पे हर जगह जहां तक संभव हो सके कांस्टेंट हो या सेम हो एवरीवेयर। साथ ही साथ ऐसा क्यों हम कोशिश करते हैं? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। पहला कोशिश जो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है कांस्टेंट हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो साइन होता है यहाँ पे, ये क्लोज को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सब जगह कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ये कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, गायब हो जाएगा टर्म। cos 90 0 होगा, ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो दो बात का ध्यान कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और एंगल जो हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का वो या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। अब ये कंडीशन को सोचते हुए आपको सोचना होगा कि हम गॉसियन सरफेस कैसा सिलेक्ट करें ताकि मेरा ये दोनों कंडीशन मिल जाए। सुविधा होगा बस, इससे और कोई बात नहीं है, सुविधा। अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी के दिमाग में ये आ जाता है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक स्फीयर से इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए अगर आप इसको स्फीयर से क्लोज कीजिएगा तो पहला तो देखिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट जो है आपका देखिए इससे ज्यादा नजदीक हो गया, ये पॉइंट दूर हो गया, ये पॉइंट इसका बीच का डिस्टेंस हो गया, अलग अलग डिस्टेंस हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा हर पॉइंट का, ठीक है। दूसरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक बात तो हम लोग देख लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ भी, लेकिन इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर जो होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि क्या है कि वो ना तो 0 डिग्री वाला टर्म आ रहा है ना मेरा 90 डिग्री वाला टर्म आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मेरा हर जगह अलग अलग हो जा रहा है, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब मेरे लिए ये सरफेस चूज करना एज ए गॉसियन सरफेस या इस पॉइंट को इस सरफेस से इस शेप से क्लोज करने में फायदा नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो फाइनली आप डिसाइड कर पाएंगे ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि अब जब इस पॉइंट को हमको क्लोज करना है तो आप देख सकते हैं कोई भी इरेगुलर शेप से करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, आप समझ रहे हैं। तो इसको अगर आप एक सिलिंड्रिकल शेप से देखिए, इस तरह से अगर हम क्लोज करते हैं सिलिंड्रिकल शेप से तो देखिए अब क्या फायदा है। उस कंडीशन को सोचने के बाद ये आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसको सिलिंड्रिकल शेप से क्लोज करना
ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए कैलकुलेशन को भी बहुत आसान बना देगा, हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सिलेंड्रिकल शेप से क्लोज कर दिए हैं तो फायदा क्या है, अब इसका इस सिलेंड्रिकल शेप का हर पॉइंट जो है इससे r डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह कांस्टेंट है। क्लियर है? साथ ही साथ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो कर्व्ड सरफेस है, इसका जो कर्व्ड सरफेस, अब इसको सिलेंड्रिकल शेप से जो किए तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पे, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया और कर्व्ड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? देखिए इसका ऊपर वाला सरफेस पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो ऊपर वाले सरफेस के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, वो टर्म ही 0 हो जाएगा। नीचे वाला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, नीचे वाला ये जो सर्कुलर सरफेस है इस सिलेंडर का, इसका इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे की ओर हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का टर्म 0 डिग्री हो जाए, टर्म 0 हो जाएगा cos 90। तो अब मेरे लिए फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि इसको इस सिलेंड्रिकल शेप से क्लोज करना मेरे लिए अच्छा होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इस r डिस्टेंस पे। तो हमारे पास वी है गॉसियन सरफेस से, गॉसियन लॉ से क्या है हमारे पास, E डॉट dA इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है जो इसी को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसी को हम गॉसियन सरफेस जीएस कहते हैं, इस क्लोज्ड सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा इसके अंदर में जो नेट इनक्लोज्ड चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए तो टोटल फ्लक्स अब इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से, चूंकि ये सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका टोटल फ्लक्स का, याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग निकाले थे, आप इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आप इसको निकाल सकते हैं E डॉट dA, ये कर्व्ड सरफेस से आप निकाल लीजिए, कर्व्ड सरफेस से, प्लस E डॉट dA आप निकाल लीजिए किससे, आप ये मान लिया ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस, तो 1 सरफेस 1 से जो ऊपर वाला इसका सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 E डॉट dA इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे है, अब चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो एक पार्टिकुलर लेंथ हम लोग को मानना पड़ेगा, कितने लेंथ में आपने ये सिलेंडर माना, तो मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है इसको ये L लेंथ का मान लेते हैं कि L लेंथ का, हम L लेंथ का सिलेंडर माने, r डिस्टेंस पे तो हमें निकालना है। चलिए कर्व्ड सरफेस पे, अभी हम लोग कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह कांस्टेंट होगा, चलिए इसका एक लाइन लिख लेते हैं, दिस इज E dA cos 0, ये क्लियर होना चाहिए। इस कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग पहले डिसाइड कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो ये cos 0 हो गया कर्व्ड सरफेस पे। क्लियर है? प्लस देखिए सरफेस 1 से तो यहाँ पर तो E dA और cos 90 डिग्री, क्योंकि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। उसी तरह इस सरफेस पर देखिएगा तो एरिया वेक्टर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइक दिस। क्लियर है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री 1 से भी और 2 से भी वही बात हो जाएगा, E dA cos 90। चलिए नेट इनक्लोज्ड चार्ज मतलब इस सिलेंडर के अंदर में अब टोटल नेट चार्ज कितना है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा था, मतलब कि यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है, तो एल लेंथ में कितना होगा, एल लेंथ का माने है एल लेंथ का, तो एल लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लेमडा एल, चूंकि यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है तो एल लेंथ में टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? नो दिस इज, अब कर्व सरफेस पे सब जगह मतलब r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, E आपका बाहर हम निकाल देंगे, E कांस्टेंट है, cos 0 तो 1 हो गया dA,
मतलब ये दिए क्या हो गया, टोटल जो कर्व सरफेस है उसका सरफेस एरिया, टोटल एरिया, उस टोटल एरिया को ऐड कर देना है, ठीक है। ये ई दिए cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0, मतलब ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, क्लियर है, इक्वल्स टू लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इधर ई इंटू टोटल इसका जो कर्व सरफेस है उसका टोटल कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये एक सर्कल जो है उसका सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, ऐसा ऐसा 2 पाई आर एल लेंथ तक इसको हम सटाते गए मिलाते गए तो इसका कर्व सरफेस मिल गया 2 पाई आर एल, क्लियर। दिस इज लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से एल और एल आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ई आपका जो हो जाएगा दिस विल बी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑब्वियस स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आगे की क्लास में भी हम लोग देखेंगे डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो बहुत तेजी से जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत आसानी से आप तेजी से डिसाइड कर देंगे कि किस तरह का हमको शेप लेना है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप समझ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जनरल प्रोसीजर को जान रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग छोटा चार्ज डी क्यू छोटा चार्ज डी लेते हैं, उसके कंपैरिजन में ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। गॉसेस लॉ की सहायता से बहुत इजीली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा स्टूडेंट ये वैल्यू रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि अब ये जो आज का क्लास है इनफैक्ट सही पूछे तो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए डेरिवेशन वगैरह पूछता है एग्जाम में। हाँ, कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चला जाएगा। ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इससे दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आएगा, लाइक दिस। डिस्टेंस बढ़ता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चला जाएगा, और लगभग जब ये एकदम r 0 के बराबर रहेगा, मतलब इसके काफी जब नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का r जब लगभग 0 के बराबर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर, सेम थिंग। जब r बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे बढ़ने लगे वैसे वैसे r बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चला गया। क्लियर है स्टूडेंट, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो आप समझ सकते हैं सारा चीज आपका सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता, बस अंतर आता तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अभी पॉजिटिव चार्ज के चलते हर जगह रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव आप मान लेते हैं तो सब जगह रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जाता, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जाता। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और भी कुछ गॉसिप लॉ की एप्लीकेशन वगैरह हम लोग देखेंगे। थैंक यू।